हमारा टॉपिक है विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। ओके, देखते हैं विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। समझ गए होंगे आप। हम दुनिया के अंदर जितने भी लाइट के उपकरण बनाए गए हैं उसमें अलग अलग तरह से अलग अलग चीजें पाई जाती हैं। जैसे कि किसी में ये पाया जाता है, बताओ क्या है ये? प्रतिरोध। वेरी गुड। किसी में पाया जाता है प्रेरकत्व, मतलब कुंडली जिसे कहते हैं, जिसका प्रेरकत्व होता है। किसी में पाया जाता है संधारित्र, जिसकी धारिता होती है। बताओ, ये पढ़ चुके हो आप, है ना? RLC। क्लियर। कुछ परिपथ ऐसे हैं दुनिया के अंदर जिसमें सिर्फ ये पाया जाता है, कुछ ऐसे हैं जिसमें ये पाया जाता है, जिसमें सिर्फ ये पाया जाता है। 3 हो गए। फिर मैं टोटल बताना चाह रहा हूं आपको कि इसमें हम 7 पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। पहले ये पढ़ाऊंगा कि ओनली वो परिपथ लो जिसमें केवल प्रतिरोध हो, वो परिपथ लो जिसमें केवल प्रेरकत्व हो, वो परिपथ लो जिसमें केवल धारिता हो। क्लियर होगी 3 बातें। अब फिर क्या करेंगे, हम चौथे पॉइंट में पढ़ेंगे, हम इसको इसके साथ जोड़ देंगे। कितना पॉइंट हो गए? 4। क्लियर। फिर हम 5वें पॉइंट में क्या पढ़ेंगे, इसी को इसके साथ जोड़ देंगे। कितने हो गए? 5। फिर हम 6ठे पॉइंट में क्या पढ़ेंगे, इसको इसके साथ जोड़ देंगे, 6। फिर हम 7वें पॉइंट में क्या पढ़ेंगे, इन तीनों को एक साथ जोड़ देंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो कितने प्रकार परिपथ पढ़ने जा रहे हैं हम इस हेडिंग में? 7। हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा। इसमें हम पहला पॉइंट पढ़ चुके हैं कि 3 इक्वेशन आई थी। E बराबर E नोट साइन ओमेगा टी, याद है पहले पॉइंट में? V बराबर V नोट साइन ओमेगा टी और I बराबर I नोट साइन ओमेगा टी। अगर आपने हमारी पहली वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो वो भी जरूर देखें, तभी इस पार्ट पर आइए। ठीक है, तो हम ये पढ़ चुके हैं। और इसमें इससे संबंधित हमने ओमेगा बराबर भी पढ़ा था। ओमेगा बराबर क्या होता है? 2πf। या टी बराबर क्या होता है? 2π/t ओमेगा। याद है ये बात? तो ओमेगा बराबर, क्योंकि एफ बराबर होता है 1/ओमेगा। ठीक है, तो ये होता है। और एफ किसका उल्टा होता है? टी का। ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। क्लियर है? तो आपको ये पता होना चाहिए ओमेगा बराबर 2πf। एफ क्या है? आवृत्ति है। ओमेगा क्या है? कोणीय वेग है। ठीक है, जो चक्कर, जो धारा ऐसे करके घूम रही है इसका, ये। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा ऐसी तो होती है। ये पढ़ चुके हैं, ये इक्वेशन पढ़ चुके हैं। दूसरी इक्वेशन में हमने क्या पढ़ा था? दूसरे पार्ट में पढ़ा था हमने इनके बीच कलांतर, धारा तथा आई के बीच, वोल्टेज तथा आई के बीच कलांतर। तो हमने ये बताया था कि अगर वोल्टेज जैसे ऐसी है और धारा भी इसी के साथ साथ शून्य अधिकतम हो रही है तो हम कहेंगे समान कला में है। क्या कहेंगे? समान कला में। अगर धारा पीछे पीछे भाग रही है वोल्टेज के, यहां से चालू हुई, तो इसे कहेंगे पश्चगामी। धारा क्या है? पश्चगामी। और अगर धारा वोल्टेज ऐसी जा रही है, धारा आगे आगे जा रही है, तो हम क्या कहेंगे? इसे अग्रगामी। याद है ये वाली बातें भी? ये भी हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि इन सबका इसमें जिक्र होगा, इसीलिए मैंने ये बातें आपको दोबारा रिपीट करा दी। आप मेहरबानी करके पार्ट 1 और पार्ट 2 प्रत्यावर्ती धारा के जरूर देखें, ये समझ में आ जाएगा अभी आपके जो मैं बताना चाह रहा हूं। क्या कहा था मैंने? जितने भी परिपथ हैं दुनिया के अंदर, वो या तो प्रतिरोध से मिलकर बना है 1, या प्रेरकत्व से मिलकर बना है 2, या खाली संधारित्र से मिलकर बना है 3 हो गए। या फिर प्रतिरोध इसके साथ जोड़ दिया गया है 4, या प्रतिरोध को इसके साथ जोड़ दिया गया है 5, या L और C को जोड़ के बनाया गया है 6, या तीनों को जोड़ दिया गया है। कितने होगा? 7। पूरी दुनिया के अंदर ही 7 तरह के परिपथ पाए जाते हैं। ठीक है, उन्हें हम यहाँ एक एक करके देखेंगे। सबके सब इंपॉर्टेंट है। 100% एक ना एक न्यूमेरिकल या प्रूफ करने को आ जाता है हर साल। ठीक है, तो देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं इसीलिए पॉइंट पे मैं। पहला पॉइंट क्या है? जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध हो। जब परिपथ में क्या हो? केवल शुद्ध प्रतिरोध हो और कुछ ना हो। देखो आगे बात हुई। तो अब हम इसके लिए एक परिपथ बनाएंगे भाई, ऐसे करके। और यहां क्या लगा दिया हमने? वोल्टेज दे दिए हमने। ये जो सिंबल होता है जो आप देख रहे हैं, ये प्रत्यावर्ती धारा का सिंबल होता है। मैं आपको ये भी बता दूं नॉलेज के लिए, अब तक हमने जितने भी चैप्टर करे हैं, कितने चैप्टर कर लिए? 6। इससे पहले ये 7वां चैप्टर चल रहा है हमारा प्रत्यावर्ती धारा का। उसमें हमने सब बैटरी के बारे में पढ़ा था
किससे? बैटरी का। धारा बैटरी से बह रही है, और जब बैटरी से धारा बहती है तो उसे डीसी बोलते हैं। याद है आपको? डीसी करंट, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। और ये वाला जो सिंबल होता है, ये होता है प्रत्यावर्ती धारा का। किसका? प्रत्यावर्ती धारा स्रोत। और इसका वोल्टेज की समीकरण क्या होती है? V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, ये लिखोगे साथ में। और ये क्या लगाया आपने? R। बताओ सही है ये बात? तो एक तो ये हो गया इसका डायग्राम। एक और सुनो, तो आपको ये बातें रटी भी होनी चाहिए कि जब प्रतिरोध हो किसी परिपथ में, केवल प्रतिरोध हो और कुछ ना हो, तो उसमें धारा भी और वोल्टेज भी दोनों के दोनों समान कला में होते हैं। मतलब देखो, अगर हम इनकी इक्वेशन बनाए तो इस टाइप से बनेगी। अगर वोल्टेज ऐसे जा रहा है, ऐसे टाइम के साथ साथ, तो पता धारा भी ऐसे ही जाएगी। मतलब जहां पे ये अधिकतम हुआ वोल्टेज, वहीं पे धारा, जहां पे वोल्टेज 0 हुआ वहीं पे धारा 0 हुई, ऐसे चलेगी। तो ये किसका ग्राफ हो गया? V तथा I प्लस और ये माइनस, और यहाँ क्या होता है? 0। क्लियर हो गई बात? ये किसका ग्राफ है? V का, और ये I का। तो ये बनेगा समान कला में। क्लियर है? तो यही बातें हम सारी, कुछ नहीं करना होता फिजिक्स में, अपने पास से सब कुछ ऐसे ही जो आगा वही लिख देते हैं। देखो मैं लिखना शुरू कर रहा हूं। जब किसी वैद्युत परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध होता है तो उसमें वोल्टेज V तथा धारा I समान कला में होते हैं, और उनके बीच की, और उनकी कर देना, और उनकी समीकरणें निम्न होंगी। क्लियर है? तो एक तो होगी V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, और एक होगी I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। बिल्कुल सही बात है, पहली हो गई, और ये क्या हो गई? दूसरी। क्यों? जब दोनों के दोनों समान कला में है, कोई कलांतर ही नहीं है, तो हम इसमें प्लस या माइनस क्यों करें? ठीक है? जबकि हमने पिछली वीडियो में बताया था, कोई चीज अग्रगामी होगी तो प्लस करेंगे, पश्चगामी होगी तो माइनस करेंगे। क्लियर है? लेकिन इसमें ना कोई अग्रगामी है ना पश्चगामी। देखो, जहां से धारा वोल्टेज चालू हुआ वहीं से धारा हुई। जब वोल्टेज 0 हुआ तो धारा भी 0 हुई। जब वोल्टेज अधिकतम हुआ तो धारा भी अधिकतम हुई। तो अब बताओ इसमें कलांतर कैसे आ जाएगा? कलांतर का मतलब तो समझते हो, कलाओं में अंतर। इनकी कलाओं में जो ऊपर नीचे हो रही है, इसमें अंतर। क्लियर है बात? तो यही क्वेश्चन होगी। अब बता दो क्या चीज समझ में नहीं आया अपने? ठीक है? अगर मैं इस समीकरण को इससे डिवाइड कर दूं V अपॉन I, तो V अपॉन I क्या होता है? R। R निकल के आ जाएगा, आंसर हो गया। ठीक है? बताइए, नोट कर लीजिए आप। पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। चाहे लिख सकते हो, इन समीकरणों की सहायता से हम प्रतिरोध R ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है? नोट करिए आप, ये भी बनाइए, ये भी बनाइए। इसे फेजर डायग्राम कहते हैं। ठीक है? क्या कहते हैं इसे? फेजर डायग्राम, या हिंदी में कहते हैं इसे तरंग रूप। ठीक है? तरंग रूप किसका? वोल्टेज तथा धारा I का तरंग रूप। ये भी लिख सकते हो इसके नीचे। नोट कीजिए आप कंप्लीट। कर लिया होगा आपने। सेकंड देखते हैं। अब बताओ क्या होगा? अब प्रेरकत्व ले लेंगे अपने से। ठीक है? क्या कह रहा है हम? देखिए, सेकंड में इसी से बना रहा हूं। सेकंड पॉइंट आप दोबारा नोट करना है ना पूरा। जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व हो। क्लियर है? तो जब प्रेरकत्व की बात आती है तो क्या करेंगे हम? ऐसे कुंडली बना लेंगे, इसे एल कह देंगे। बताओ ठीक है? वेरी गुड, समझ में आ गई बात। ये क्या ले लिया हमने? इस परिपथ में सिर्फ प्रेरकत्व हो और कुछ ना हो, ना सी हो ना आर हो, ये हो। क्लियर है बात? तो अब इसमें क्या होता है? तो इसमें जो होता है, ये सुनो, इसमें धारा जो होती है वोल्टेज से 90 डिग्री
पश्चगामी होती है। क्या कहा मैंने, फिर दोबारा बताओ। धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चगामी होती है, या तो ऐसे कह दो। मैंने जब पिछली पार्ट बना रहा था, पार्ट 2 अपना वीडियो का, तो उसमें ही मैंने ये बताया था, आप इसका उल्टा करके भी कह सकते हैं। क्या मैं अभी कह रहा हूं धारा आई वोल्टेज वी से पश्चगामी होती है 90 डिग्री, तो आप ये कह सकते हो वोल्टेज अग्रगामी होगा सर। इसके वोल्टेज को क्या कह देंगे हम, VL। ठीक है, तो वोल्टेज अग्रगामी होगा। मान लो मैंने ये आई बना दिया, मैं कहूं धारा ऐसे जा रही है, अब बताओ क्या होगा। तो तुम कहोगे सर धारा जब तुमने ले ली, तो धारा जब ये ले चुके हैं तो वोल्टेज अग्रगामी होगा। इसका जो सिरों के बीच वोल्टेज होगा वो क्या होगा, अग्रगामी। तो अग्रगामी का हम कैसे बनाएंगे, ऊपर की ओर, ये हो जाएगा। इसका फेजर डायग्राम क्या होगा, यह होगा। इसीलिए तरंग रूप मत दिखाओ चाहे, ठीक है, बस ये 2 बना देना। ये बताओ बात समझ में आ रही है नहीं, ठीक है। तो अब हम शुरू करें, यहां पे ये बात हम यहां पे लिखने जा रहे हैं। जब देखो किसी वैद्युत परिपथ में केवल प्रेरकत्व होता है तो उसका वोल्टेज VL धारा I से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। बताओ वोल्टेज क्या दिख रहा है तुम्हें, याद रखना ये अग्रगामी का नाम आए तो क्या है, ऊपर की ओर। पंचगामी होता है यही, तो वोल्टेज को क्या करते हैं, नीचे की ओर। धारा ऐसी बनाते रहेंगे, ठीक है, होता है। और इनकी समीकरणें निम्न होंगी। क्या होंगे बताओ भाई। तो देखो V बराबर होता है V0 साइन ओमेगा टी, लेकिन अभी हमने कहा कि VL जो है धारा I से 90 डिग्री अग्रगामी है, तो हमें अपने पास से इसमें क्या करना पड़ेगा, π/2। ये बनी इसकी इक्वेशन 1। I अब ऐसे ही रहने दो, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। हाँ, आप इसका उल्टा करके बना सकते हो, ठीक है। कभी आप ऐसा ना दे, वो ऐसे दे दे कि V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, जैसे लिखी हुई दिख रही है आपको, V की वैल्यू दे दी, लेकिन I की वैल्यू कैसे दे दे, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2 ऐसे दे दे। V की वो लिखोगे एक में ही, या तो इसे चेंज कर दो या इसे। बात समझ में आ रही है, या तो इस वाली इक्वेशन को चेंज कर दो, जैसे मैंने कहा वोल्टेज अग्रगामी है 90 डिग्री, या तो 90 इसमें जोड़ दो, या ऐसा कह दो धारा पश्चगामी है 90 डिग्री, तो पश्चगामी है तो यहाँ माइनस कर दो, माइनस π/2, और इसे साफ कर दो। क्लियर है। एक बात मैं आपको नॉलेज के लिए और बता दूं, कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर ने यहाँ लिखा 90 डिग्री अग्रगामी है, तो यहाँ 90 क्यों ना जोड़ा, यहाँ पे π/2 क्यों जोड़ा। तो मैं आपको बता दूं ये पूरी इक्वेशन कौन सी है, इसका यूनिट क्या बताओगे आप, वोल्ट बताओगे, और वोल्ट क्या है, SI यूनिट है। और ये π/2 जो होता है ये भी SI यूनिट है। पाई का यूनिट होती है रेडियन एंगल में, और ये जो डिग्री होती है ये कॉमन यूनिट है वैसे यूज करने के लिए, ठीक है। SI यूनिट क्या होती है डिग्री की, रेडियन ही होती है। ये आपको पता होना चाहिए कि 180 अगर कहीं, ये देखो मैं ऐसे बता दूं, ये डिग्री बना दिया मैंने, और इधर की बना देता हूं मैं रेडियन। तो 180 डिग्री लिखा हुआ है कहीं, तो आप इसे क्या लिखोगे, पाई। अगर 90 डिग्री लिखा हुआ है कहीं, तो आप इसे क्या लिखोगे, π/2। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर 60 डिग्री लिखा हुआ है तो π/3। बात समझ में आ रही है। अब ऐसी 45 लिखा हुआ है तो π/4, 30 लिखा हुआ π/6। तो हमने किसका इस्तेमाल करा है, 90 डिग्री। यहाँ पे तो हमने थ्योरी में लिख दिया 90 डिग्री, देखो 90 का तो अंतर है इन दोनों में, तो π/2। लेकिन हम जब इक्वेशन में जोड़ेंगे तो 90 नहीं लिख सकते हैं, 90 लिख दिया तो इक्वेशन गलत हो जाएगी, समीकरण। ये याद रखना, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। तो कोई पूछेगा यार इसकी यूनिट क्या है, वोल्ट, और तुम सब इसके पूछ रहा है डिग्री बता रहे हो। डिग्री तो होती नहीं है SI यूनिट, क्या होती है SI यूनिट, रेडियन होती है। पाई की वैल्यू क्या होती है, 180 होती है कोण में। ये भी याद रखना, कभी किसी के माइंड में अभी आए यार कोई हमसे पूछता है पाई की वैल्यू, हम तो बचपन से π/2 वही 22/7 पढ़ के आए हैं, या 3.14, तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही बता रहे हो तुम, 22/7 या 3.14। समझ रहे हो मेरी बात। लेकिन जब पाई साइन कोस टेन इनके आगे आता है बन गए, तो इसे कोण बोला जाता है। और कोण में पाई की वैल्यू क्या होती है, 180, π/2 की वैल्यू 90, 22/7 मत कह देना। जैसे मान लो कहीं पे ये लिखा हुआ देखो आप, साइन पाई, कोई पूछे क्या लिख रहा है, तो ये कहोगे साइन 180 लिखा हुआ भाई, कभी 22/7 कहने लगो। समझ गए आप मेरी बात। तो पाई की वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री होती है, ठीक है। तो अगर हम इनके बीच ये लाइन ले लें एक,
तो ये इनका क्या कहलाता है, वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। लेकिन बात समझो मेरी ध्यान से, अब प्रतिरोध नहीं कहेंगे, क्यों? देखो एक बात बताओ, अगर मैं इस समीकरण को इससे भाग कर दूं तो तुम कहोगे सर V/I आ जाएगा, और V/I क्या होता है, वैद्युत प्रतिरोध। लेकिन मेरी बात तो सुनो एक बात ध्यान से, ये बताओ इसमें वैद्युत प्रतिरोध दिखाई दे रहा है आपको कहीं? वैद्युत प्रतिरोध का सिंबल तो ये होता है, और हम कह रहे हैं ये होना ही नहीं चाहिए, कुछ भी ना होना चाहिए, क्या हो, शुद्ध प्रेरकत्व हो, शुद्ध, और कुछ ना हो। तो आप बताओ प्रतिरोध कहना अच्छा लगेगा इसे? नहीं लगेगा। तो हम इसे वैद्युत प्रतिरोध ना कहकर क्या कहते हैं, प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं यहां V/I को वैद्युत प्रतिरोध ना कहकर प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। इसे XL से प्रदर्शित करते हैं। बताइए सही है? ये जो है एक्सेल, ज्यादातर किताबों में ऐसे लिखा हुआ है एक्सेल, वैसे जीटा होता है। आपके नॉलेज के लिए यही बता दूं, जीटा ऐसे बनता है इस टाइप से, जैसे एक्स नहीं बनता ऐसे, तो बस यूं खींच दिया जाता है, ये कहलाता है जीटा और एल। लेकिन एक्सेल पढ़ लेते हैं बच्चे, कोई परेशानी ना हो, और एक्सेल की तरह ही लिख देना, ठीक है? मगर मैं रियलिटी बता रहा हूं भाई, कभी कोई बहस करने लगे आपसे तो आप बता दो। हम ये चाहते हैं हमसे पढ़ा हुआ बच्चा कभी पीछे ना रहे, ठीक है? कहीं भी कोई भी पढ़ लिया हो बच्चा तो कुछ कहने लगे और बता ये एक्सेल लिखा तूने, ये तो जीटा एल होता है, तो मान जाना हाँ क्या सही बात है। क्लियर है यहाँ तक? इसकी वैल्यू होती है जीटा एल की भाई। पहले तो मैं चाहता हूं आप ये नोट कर लो, सेकंड पॉइंट डाल के, जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व हो, तो हमने थ्योरी लिख दी पूरी, नोट कर लो, समझा भी दिया। हो गया? अब इसकी वैल्यू सुन लेना, जीटा एक्सएल की। एक्सएल क्या चीज है यहाँ पे, क्या है एक्सएल? प्रेरण प्रतिघात, और इसकी वैल्यू होती है XL इजिकल टू, इसी के नीचे लिखोगे आप, यहां तक उतारने के बाद ये लिखोगे XL इजिकल टू ओमेगा एल। चूंकि ओमेगा बराबर होता है 2πf, तो 2πfl। सारी बातें सही हैं, हमें जैसी जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल में उसका इस्तेमाल करेंगे, सबसे ज्यादा बल्कि इसी की पड़ेगी, ठीक है? एफ दिया होगा फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, तो हम ये लगा देंगे 2πfl। अगर ओमेगा ही दिया होगा डायरेक्ट तो ये लगाएंगे, तो एक्सएल, और इसका मात्रक भी क्या होता है, ओम होता है। एक्सएल का मात्रक भी ओम होता है। बताओ बात समझ में आ गई? अब तुम कहोगे ओम क्यों होता है, मैं कहूंगा आया तो उसी से था, V/V0, याद है ये बात? अभी बताया था मैंने, sin ωt प्लस π/2, ये तो थी क्वेश्चन 1। जब हमने इसे इससे भाग करा था तो ये बताओ V/I तो आया, लेकिन V/I होता है प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। लेकिन हमने इसे प्रतिरोध कहना अच्छा नहीं लगा, उचित नहीं लगा, हमने कह रहा है कि अपनी तरफ से अच्छा नहीं लगा हमें। मतलब किताबों में भी सब में किससे लिखा गया, इसे किससे लिखा गया, प्रेरण प्रतिघात से, प्रेरण प्रतिघात, और इसे किससे लिखते हैं, एक्सएल से, और इसकी वैल्यू प्रूफ हो गई आती है ओमेगा एल, और ओमेगा के बराबर में लिख दिया हमने 2πfl, ठीक है? तो ये आ गया एक्सएल इजिकल टू ओमेगा एल या फिर 2πfl। आप बता दो बात समझ में आ गई? नोट कर लो इसे भी, है ना? कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक देखें, तीसरा है ना, तीसरा टॉपिक क्या है तो समझ ही गए होंगे आप। अब आप क्या लेना चाह रहे हैं, हम संधारित्र, ठीक है? जब परिपथ में केवल शुद्ध धारिता हो, तो जब धारिता होगी तो कैसे बनेगा भैया, डायग्राम ऐसे बन जाएगा, V/V0 sin ωt, और ये क्या है, C। क्लियर है? तो जो हमने प्रेरकत्व का पढ़ा था उसका उल्टा कर दो, उसमें हमने क्या कहा था, वोल्टेज 90 डिग्री अग्रगामी होता है, इसमें वोल्टेज 90 डिग्री पश्चगामी होता है। देखो धारा ऐसी ले लो, ले ली। अब वोल्टेज को कहां दिखा दो, बस कितने का एंगल बन गया है, 90 भाई बना देना अगर ऐसा ना बनाया हो हमने, ठीक है? 90 डिग्री। क्लियर हो गई बात? बस ये बात यहां लिख देंगे हम। जब किसी वैद्युत परिपथ में केवल
धारिता सी होती है तो उसका वोल्टेज V, धारा, वहां VL कर देना, ठीक है, अगर वहां V लिखा हो हमने VL, और यहाँ पे क्या है VC, C का मतलब क्या है, धारिता की बात हो रही है, ठीक है। धारा I से क्या होता है 90 डिग्री पश्चगामी होता है, और इनकी समीकरण निम्न होंगी। ये ऐसे रहने दो, वो भी V रहने दो, ये भी V रहने दो, क्योंकि अभी अकेला अकेला चल रहा है। जब हम इन्हें जोड़ना शुरू करेंगे R के C को साथ, R को L के साथ, तो फिर प्रतिरोध विभवांतर का नाम भी हमें लिखना पड़ेगा। इसका VC कहना पड़ेगा जैसे अब कह रहे हैं हम, और उसका VL, उसका VR, ठीक है। अभी V ही रहने दो अभी, क्योंकि हमें अकेले ही तो पढ़ना है, अभी तो वोल्टेज का काम चला लो। ये तो आपको पता भी होगा, जब दो चीजें आती हैं तभी तो हमें नाम देना पड़ता है, ठीक है, तब दे देंगे। अब बताओ इनकी समीकरण क्या हो जाएंगी, तो तुम कहोगे सर V बराबर V0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पे वोल्टेज क्या होगी 90 डिग्री पश्चगामी, पश्च मतलब देख रहा हूँ नीचे की ओर, ठीक है। और I बराबर क्या आएगा I0 साइन ओमेगा टी। ये बता दो बात समझ में आई या नहीं। क्या फिर वही कहानी बनती है भाई, अगर मैं इस इक्वेशन को एक को इक्वेशन 2 से भाग कर दूं तो V/I आएगा, और V/I क्या होता है, तुम फिर ये कह दोगे प्रतिरोध। मैं कहूंगा यार इसमें कहीं प्रतिरोध दिखाई दे रहा है, तो मैं प्रतिरोध तो होने नहीं चाहिए, क्या लिखा हुआ शुद्ध धारिता और कुछ ना हो, तो इसका मतलब अच्छा लग रहा है V/I को प्रतिरोध कहना, नहीं तो हम यहां फिर ये लिख देंगे, जहां V/I प्रतिरोध ना होकर धारितीय प्रतिघात कहलाता है। इसे XC से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। उसे किससे लिखा था हमने, प्रेरकत्व को प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात, ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंग्लिश में कहते हैं इसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, धारितीय प्रतिघात। इसे XC से और इसे XL से लिखा था। नोट कर लीजिए आप, ये डायग्राम ऐसे ही बना लीजिए, ठीक है, बन गया। अभी हम आगे लिखेंगे, अभी इसका नोट कर लिया आपने। अब मैं फिर ये पूछूंगा आपसे क्या कि XC की वैल्यू क्या होगी, तो बिल्कुल उसका उल्टा ही क्या चल रही ना बातें। तो वहां पे XL बराबर क्या था ओमेगा L, यहाँ पर XC बराबर क्या आ जाएगा भाई 1/ωc, XC बराबर आ जाएगा 1/ωc, और ओमेगा बराबर क्या होता है 2πf, तो क्या आ जाएगा हमारा फॉर्मूला 2πfc। और इसका मात्रक भी जाहिर सी बात है आया तो इससे ही है V/I। V/I क्या होता है प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, है तो यही, नाम ही तो बदल दिया हमने इसका, धारितीय प्रतिघात कह दिया, तो इसका मात्रक भी क्या होता है, इसका मात्रक भी ओम होता है, ठीक है। नोट कर लीजिए ये दोनों लाइनें भी इसके नीचे जो आपने उतारा होगा अब तक, ठीक है, नोट कीजिए। तो इसी के साथ हम यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके 3 पार्ट और हैं, कितने 4 याद है आपको, हमने कहा था अब 2-2 करके का टाइम आ गया है। R पढ़ लिया हमने, L पढ़ लिया, C पढ़ लिया, अब R को L के साथ, R को C के साथ, फिर L को C के साथ, फिर तीनों को एक साथ मिलाएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम ये चारों पॉइंट पढ़ेंगे। और मेरा नाम है शहजाद। अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। थैंक यू।